हेलो, वेलकम टू ज़ेन स्टडी। जैसा कि आपको पता है कि प्रीलिम्स अप्रोच की सीरीज ज़ेन स्टडी के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें हम प्रीलिम्स 2024 को टारगेट कर रहे हैं। हमारी जो पॉलिटी की सीरीज है, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को डील किया, आज हमारी ये सीरीज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन तक पहुंच चुकी है। तो आज हम डील करेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक कोटेशन बताना चाहूँगा। जैसा कि हमारे महात्मा गांधी का ये ख्वाब था कि हिंदुस्तान डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाए, ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स हो, यहाँ पे डेमोक्रेसी को हम ग्रास रूट तक लेके जाएं। तो कोटेशन ये है कि व्हेन द पंचायत राज इज एस्टेब्लिश्ड, पब्लिक ओपिनियन विल डू व्हाट वायलेंस कैन नेवर डू। आपको जैसा पता है कि महात्मा गांधी वायलेंस के खिलाफ थे, तो वायलेंस को कंपेयर करते हैं वो पंचायती राज से, कि अगर पंचायती राज एस्टेब्लिश होता है तो पब्लिक ओपिनियन से वो काम करवाए जा सकते हैं जो हमारे वायलेंस से, अदर कंट्रीज में जहाँ वायलेंस से काम नहीं हो सकता है, वो हमारे पंचायती राज से हो सकता है। इतनी ज़्यादा वैल्यू दी है महात्मा गांधी ने पंचायती राज को। तो हम डील करते हैं आज के हमारे टॉपिक से, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है। क्या इंट्रोडक्शन है पंचायती राज का? पंचायती राज की जब हम बात करते हैं तो पंचायती राज एक सिस्टम है लोकल गवर्नेंस का। हम सेंटर की बात करते हैं, हम स्टेट की बात करते हैं, हम यूनियन की बात करते हैं। यूनियन में हमने इलेक्शन पढ़ा, हमने स्टेट में इलेक्शन पढ़ा। जब हम लोकल गवर्नेंस की बात करते हैं तो हम पंचायती राज की बात करते हैं। लोकल गवर्नेंस इन इंडिया दैट एम्स टू प्रमोट डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन एट द ग्रास रूट लेवल। दिस इज अ वेरी की वर्ड कि ग्रास रूट लेवल पे जो हमारी डेमोक्रेसी पहुंचती है, डेमोक्रेसी को हम ग्रास रूट लेवल तक लेके जा कैसे सकते हैं, तो पंचायती राज के थ्रू, पंचायत और लोकल बॉडीज के थ्रू हम उसको ग्रास रूट तक पहुंचा सकते हैं। पंचायत राज क्या होता है? लिटरली मीन रूल बाय 5। यहां पे 5 लोगों का रूल हो, जो बेसिक मीनिंग है पंचायत राज का। पंच का मतलब ही होता है हमारा 5। अ सिस्टम ऑफ विलेज काउंसिल दैट ट्रेडिशनली एग्जिस्टेड इन रूरल इंडिया। ये हमारे रूरल इंडिया में चलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम इसके हिस्ट्री की बात करते हैं, इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं। अगर हम हिस्ट्री और बैकग्राउंड की बात करें तो पंचायती राज इंस्टीट्यूट इन इंडिया हैव वास्ट हिस्ट्री डेटिंग बैक टू एंशिएंट टाइम्स। हमारे एंशिएंट टाइम, हमारे वैदिक एज से भी अगर हम रिलेट करना चाहें, वैदिक हिस्ट्री को जब पढ़ते हैं तो वहां भी हमारे पंचायत सिस्टम के बारे में जिक्र पता चलता है हमें। क्या पता चलता है हमें? वैदिक एरा के टाइम में पंचायत सिस्टम हुआ करता था। उस सिस्टम का इस्तेमाल हमारे जस्टिस को एडमिनिस्टर के लिए किया जाता था। वहां पे एक हेडमैन हुआ करते थे। विलेज के जो हेडमैन हुआ करते थे, उनके साथ 4 अदर मेंबर की बॉडी होती थी। आप देखिए पंचायती सिस्टम का रूट कहां मिलता है हमें वैदिक एज में मिलता है, बीसी में जाके हमें मिलता है 1500 के अराउंड में। तो वहां एक हेडमैन हुआ करता था और उसके साथ 4 मेंबर हुआ करते थे। इसी चीज को हम क्या कहते थे? पंचायत कहते थे। 5 मेंबर बॉडी कहते थे। आगे जब हम बढ़ते हैं अपने इतिहास की तरफ, अपने हिस्ट्री की तरफ, तारीख में हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि मेडिवल पीरियड में भी, हमारे सल्तनत पीरियड में, एक विलायत नाम की बॉडी होती थी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। वो प्रोविंसेस जो दिल्ली सल्तनत ने अपने प्रोविंसेस को जो डिवाइड करके रखा था, उसे हम विलायत के नाम से जानते हैं। आगे क्या सिस्टम था हमारे मेडिवल टाइम में? 3 इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हुआ करते थे हमारे। मुकद्दम जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे, पटवारी जो हमारे कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज को देखते थे, एंड चौधरी जो हमारे सेटिंग डिस्प्यूट्स को सेटल करते थे। ये भी हम देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है, छोटे छोटे लेवल में उन्होंने डिवाइड कर दिया था अपने एडमिनिस्ट्रेशन को। और जब हम मॉडर्न टाइम की बात करते हैं, ब्रिटिश एरा की बात करते हैं, तो हम लॉर्ड रिपन को याद करते हैं। ही इज कॉल्ड फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लॉर्ड रिपन का जिक्र आता है यहाँ पे। ब्रिटिश के टाइम में क्या हुआ कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम में मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात आई। इन्होंने अपने अंदाज में, इन्होंने अपने स्टाइल में चीजों को डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की, और उसके जनक कहे जाते हैं हमारे लॉर्ड रिपन साहब कहे जाते हैं। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू टू इवॉल्व, प्ले वाइटल रोल इन द गवर्नेंस ऑफ रूरल एरियाज इन मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया तक, हमारे एंशिएंट टाइम से लेके मॉडर्न तक हम देखते हैं कि हमारे पंचायत राज का डिसेंट्रलाइजेशन होता है। क्या एवोल्यूशन हुआ था, क्या प्रोसेस था, कैसे हमारे ये इवॉल्व होता है पंचायती राज। आज़ाद हिंदुस्तान में क्या इवोल्यूशन होते हैं पंचायती राज को लेके, क्योंकि महात्मा गांधी ने डीपीएसपी में भी डाला था, इसका जिक्र किया। नेहरू जी बहुत इंटरेस्टेड थे डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ। तो दोनों के जो व्यूज थे, दोनों के जो आइडियाज थे, उससे मिलकर हमारी एक प्रोसेस बनता है और आगे की तरफ बढ़ती है ये। तो इसके लिए कुछ कमिटीज का गठन होता है। आज़ाद हिंदुस्तान, जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है 1947 में, तो उसके बाद हम इस तरफ ध्यान देते हैं। पहले तो हमने एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया, हमने 5 ईयर प्लान बनाया, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान दिया, लेकिन तब हमारी नजर जाती है कि नहीं, हमें ग्रास रूट लेवल तक पहुंचना है। जो हमारे गांधी जी का ख्वाब था, हमको उसको पूरा करना है। तो इसके लिए कुछ कमिटीज बनती है। पहली कमेटी जो बनती है हमारी बलवंत राय मेहता कमेटी बनती है, जो 1957 में बनती है। दूसरी इंपॉर्टेंट कमेटी बनती है जो अशोक मेहता कमेटी बनती है, 20 साल के बाद बनती है 1977 में। कुछ और इंपॉर्टेंट कमिटीज हमारी थी, जैसे कि हमारे जीवी के राव कमेटी, एलएम सिंघवी कमेटी, थुंगन कमेटी और गडील कमेटी। ये कुछ कमिटीज थी जिसको कि हमारे सीक्वेंस में सजाने के लिए दिया जा सकता है, इसकी क्रोनोलॉजी देखने के लिए दिया जा सकता है। ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है।
आगे हम बात करते हैं पहले पंचायत की बात हम करते हैं। अगर हम पहले पंचायत की बात करें तो 2 अक्टूबर, चूंकि गांधी जी के बारे में मैंने कई बार जिक्र कर लिया, तो 2 अक्टूबर जब गांधी जी की बर्थडे होती है, उसी दिन उन्होंने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में नेहरू जी के द्वारा पहले पंचायत की स्थापना की जाती है। पहला पंचायत हमारा नागौर राजस्थान में बनाया जाता है। आगे हम देखते हैं हमारी कुछ कमिटीज की। जब हमने बात की तो इन कमिटीज बनाई जाती है, कुछ रिकमेंडेशन देती है कमिटी। तो कमिटी ने क्या रिकमेंडेशन दिए? जो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट कमिटी थी हमारी, वो बलवंत राय मेहता ने उन्हें हेड किया था। और वो कमिटी हमें क्या बताती है? द कमिटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए 3-tier पंचायती राज सिस्टम। आप देख सकते हैं 3-tier पंचायती राज सिस्टम की बात की गई। यहां पे क्या क्या 3 tier की बात की गई? तो इन्होंने ग्राम पंचायत की बात की, इन्होंने जिला लेवल पे बात की और इन्होंने पंचायत समिति लेवल पे बात की। 3 चीजों के बारे में इन्होंने बताया, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत के बारे में इन्होंने बताया। आगे हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट कमेटी जो थी वो अशोक मेहता कमेटी थी। अशोक मेहता कमेटी जो हमें रिकमेंड करती है वो हमें 2-tier बॉडी के बारे में बताती है। वो 2-tier बॉडी के बारे में बताती है, वो सीधा ग्राम पंचायत और जिला के लेवल पे बात करती है, वो पंचायत समिति का जिक्र नहीं करती। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया भी आपको, जिला परिषद लेवल होता है, उसके बाद हमारा ब्लॉक लेवल होता है और हमारा गांव लेवल, या जिसको हम ग्राम लेवल कह सकते हैं, विलेज लेवल हम कह सकते हैं। तो ये हमारे अशोक मेहता साहब की कमेटी थी। और भी कई कमिटीज, जैसा मैंने बताया थुंगन गाडगिल कमेटी, उन्होंने भी अपने अपने कुछ रिकमेंडेशन दिए। लेकिन कब हमारा एक्ट में आता है ये पंचायती राज, कब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर आता है, कब हम कौन से एक्ट से हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं, तो उस चीज की हम जिक्र करते हैं आगे। तो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 73rd अमेंडमेंट एक्ट कहलाता है, जिसमें हम पंचायती राज को अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाते हैं। क्या था इस एक्ट में? सबसे पहली बात तो ये थी कि इस एक्ट ने पार्ट 9 को ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में। द एक्ट एडेड पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पंचायत, एंड आल्सो एडेड द 11th शेड्यूल। दो चीजें यहां पे होती है। पहली तो पार्ट 9 ऐड होती है जिसमें हमारा पंचायती राज आता है। दूसरी चीज क्या होती है? यहां पे 11th शेड्यूल ऐड होता है हमारा। 11th और 12th शेड्यूल दोनों ऐड होता है, जिसमें हम पंचायत और हमारा लोकल बॉडी जो हमारी म्युनिसिपैलिटी होती है उसको भी हमने ऐड किया था। कंसिस्ट ऑफ 29 फंक्शनल आइटम्स ऑफ द पंचायत। कितने सब्जेक्ट से डील करती है पंचायत? तो हमारे 29 सब्जेक्ट से डील करती है। हमने पार्ट 9 की बात की, हमने 11th शेड्यूल की बात की और हमने 29 सब्जेक्ट की बात की। पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 243। ये जो हमारी आर्टिकल डील करती है पंचायती राज से, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 243O तक हमारे पंचायत राज से रिलेटेड हमारे आर्टिकल्स होते हैं। 3-tier सिस्टम की बात जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 73rd 1992 में, उसमें भी हम 3-tier सिस्टम जो हमारे बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो रिकमेंड किया था उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। कौन कौन से 3 सिस्टम थे यहाँ पे? तो यहाँ हमारा सबसे पहला जो था कंप्राइजिंग द ग्राम पंचायत, जिसको हम विलेज काउंसिल कहते हैं। दूसरी हमारी पंचायत समिति की बात होती है, जिसको हम ब्लॉक काउंसिल कहते हैं। और तीसरी हमारी जिला परिषद की बात होती है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहते हैं। आगे क्या बताया इस कमेटी ने, इस एक्ट ने हमें और क्या क्या रास्ते दिखाए? इसने बताया कि हमारी जो मिनिमम पॉपुलेशन होनी चाहिए वो 500 पर्सन्स की होनी चाहिए एक पंचायत के गठित होने के लिए। आगे बात क्या बताई? एज क्राइटेरिया क्या बताया इन्होंने, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो एज जो होनी चाहिए हमारी वो 21 ईयर्स होनी चाहिए, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइजेशन की बात है, ग्रास रूट लेवल की बात है। आप 18 ईयर में वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, 21 ईयर में आप पंचायत के चुनाव लड़ सकते हैं। आगे रिजर्वेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई, क्योंकि बहुत ग्राउंड लेवल की बात है, जहां पे महिलाएं हैं, मार्जिनलाइज सेक्टर जो है हमारा, उसकी बात की गई। तो हमने रिजर्वेशन की बात की। हमने रिजर्वेशन किसको किसको दिया? हमने शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दिया और हमने वुमेन को रिजर्वेशन दिया। वुमेन के लिए स्पेशली यहां पे कहा गया कि नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स टू बी रिजर्व फॉर वुमेन। तो 1/3 सीट हमने वुमेन के लिए रिजर्व किया। कितनी डायनेमिक ये हमारा एक्ट रहा कि इसमें हमने वुमेन का ख्याल रखते हुए 1/3 रिजर्वेशन हमने दिया यहां पे। आगे हमारे स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी गठन इसी के थ्रू हुआ, जो हमारे कमीशंस, जो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को देखता है, जो पंचायत से रिलेटेड हमारी फाइनेंशियल बॉडी होती है वो हमारी स्टेट फाइनेंस कमीशन होती है। आगे अगर हम चले तो हम ड्यूरेशन की बात करते हैं। क्या ड्यूरेशन होती है एक पंचायत की? तो 5 ईयर हमारे एक्ट के थ्रू हमें यह पता चले कि इसका जो टेन्योर होगा वो 5 ईयर टर्म्स ऑफ ऑफिस टू ऑल द लेवल्स ऑफ द पंचायत। पंचायत के जितने भी लेवल होते हैं उसमें हमारे 5 साल का टेन्योर होगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन हमारे पंचायत का चुनाव देखते ही हमने इलेक्शन कमीशन में भी डील किया था कि हमारे जो इलेक्शन कमीशन होते हैं वो हमारे यूनियन और स्टेट के इलेक्शन देखते हैं, लेकिन जब हम पंचायत लेवल की बात करते हैं, जब हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो वहां पे हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन डील करता है।
आगे हमारी कुछ चैलेंजेस जो कि हमारे ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को पहुंचने से रोकती हैं। क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ता है? तो सबसे पहले हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन होते हैं, जो बड़े बड़े चुनाव होते हैं हमारे स्टेट और सेंटर में होते हैं, लेकिन पंचायत लेवल पे जो चुनाव होते हैं वहाँ फाइनेंशियल इशूज से हमें डील करना पड़ता है। दूसरी चीज है लिमिटेड पावर एंड फंक्शन। यहाँ पे लिमिटेड बॉडी है, ये एक छोटी बॉडी है, तो इसके लिमिटेड पावर एंड फंक्शंस हो जाते हैं। वीक कैपेसिटी एंड लैक ऑफ ट्रेन पर्सनल। चौथी बात होती है पार्टीशन ऑफ वुमेन। हाँ, यहाँ पे पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन जो वो थोड़ा लो दिखता है हमें। हम रिजर्वेशन देते हैं, इवन देन हमें पार्टिसिपेशन हमें लो दिखता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमें बहुत दिखता है। यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पंचायत चुनाव में भी पार्टी पॉलिटिक्स सब इन्वॉल्व हो चुकी है। लिमिटेड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, और लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, उन्हें अपनी पावर का एहसास नहीं होता है कि उन्हें क्या पार्टिसिपेशन जो हमारी हो रही है यहाँ पे पंचायत लेवल पे, हमारे म्यूनसिपलिटी लेवल पे, उन्हें अपने पावर का और इन्फॉर्मेशन का ज्ञान नहीं होता है। अब हम कुछ क्वेश्चन से डील कर लेते हैं। हमने इस टॉपिक को पढ़ा, हमने इस टॉपिक को ब्रीफ में देखा। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जो 2017 में यूपीएससी ने पूछा था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज इन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जब हम बात करेंगे तो किस एक्सरसाइज को वो डील करती है? फेडरलिज्म को, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को, एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन को, या डायरेक्ट डेमोक्रेसी को? तो हमने अभी बात की कि ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात होती है, ग्रास रूट लेवल तक की बात होती है। इतने आसानी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे यूपीएससी में पूछा गया वो पूछा गया कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2016 में ये सवाल पूछा गया। क्या है स्टेटमेंट? पहला स्टेटमेंट है, एज की बात की इन्होंने, एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी पर्सन टू बी मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 ईयर। क्या 25 ईयर होता है? नहीं, 25 ईयर हमारे लोकसभा राज्यसभा किसके लिए होता है ये आप बताएंगे, लेकिन जो पंचायत के लिए होता है, जो मैंने आपको बताया, वो 21 ईयर्स होता है। दूसरी बात इन्होंने क्या की, पंचायत रिकंस्टिट्यूटेड आफ्टर प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यूज ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। अगर हमारे पंचायत का डिसोल्यूशन होता है, अगर वो भंग होता है, तो कितने टेन्यूर के लिए होता है? 5 साल का उसका टेन्यूर होता है। तो क्या री इलेक्शन होने के बाद वो 5 साल होता है? नहीं, जो रिमेनिंग पीरियड बचता है उसमें ही हम पंचायत को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है, हमारा दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाता है, और आप आंसर तक पहुंच सकते हैं बहुत आसानी से कि हमारा ओनली 2 इज द राइट आंसर। ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसको ब्रीफ में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, क्वेश्चंस के थ्रू भी। ऐसे ही और भी टॉपिक्स हम ज़ेन स्टडी में लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।